गुड मॉर्निंग ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमारा रिवीजन लेक्चर है, मतलब हम लोग चैप्टर को क्विक में रिवाइज करेंगे। तो आज के लिए हम लोग रिवाइज करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्विक रिवाइज करेंगे आपके जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो देखिए रेडॉक्स रिएक्शन नाम ही है रेडॉक्स, ये दो वर्ड से बेसिकली मिल करके बना हुआ है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन, जिसमें से जो शुरुआत वाला रेड पार्ट है वो रिडक्शन से आया है और ऑक्स पार्ट जो है जो किस चीज़ से आया है, ऑक्सीडेशन से। मतलब इस चैप्टर के नाम में दो चीज़ें हमारी है, एक रिडक्शन है, एक ऑक्सीडेशन। तो पहले तो हम लोग जानते हैं कि रिडक्शन क्या होती है, ऑक्सीडेशन क्या होती है। तो रिडक्शन इज नथिंग, इट इज़ सिंपली द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। रिडक्शन मतलब हाइड्रोजन का एडिशन, और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। जबकि इसका जो मेन पॉइंट है दिस इज एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं। तो रिडक्शन इज नथिंग, इट इज सिंपली एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कहीं पे इलेक्ट्रॉन का एडिशन हो रहा है, दैट इज बेसिकली आपका क्या चीज़, रिडक्शन। वेयर एज ऑक्सीडेशन इज एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन नाम ही है ऑक्सीजन, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। और जो मेन है हमारा क्या चीज़ कि इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर के टर्म्स में इट इज़ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन सिंपली। आई बात समझ में। तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेयर एज रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर। अब देखिए इस चीज़ में हमारा दो चीज़ आता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ये तो आप आसानी से पता कर सकते हो कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है। उसके बेसिस पे दो टाइप के हमारे एजेंट होते हैं, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जिनको हम लोग या तो बोलते हैं ऑक्सीडेंट, या फिर दूसरे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली, रिडक्टेंट। ठीक है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब वैसा एजेंट जो ऑक्सीडाइज कर रहा है, दैट मीन्स वो खुद क्या हो रहा होगा, रिड्यूस। तो वैसा एजेंट जो खुद रिड्यूस होता है विच शो बेसिकली रिडक्शन, दैट मीन्स वो खुद रिड्यूस होगा तो अगले को नेक्स्ट को ऑक्सीडाइज करेगा। तो दैट ऑल एजेंट्स आर बेसिकली विच एजेंट्स, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसका बहुत सारे एग्जांपल आप पढ़े होंगे, परमैंगनेट आयन, डाइक्रोमेट आयन, ये सब काफ़ी ज़्यादा, ऑक्सिलेट आयन एक्सेट्रा, सॉरी परमैंगनेट आयन, डाइक्रोमेट आयन एक्सेट्रा। तो इस टाइप से तो ये हमारा हो गया, वो जो है हमारा ऑक्सिलेट आयन दैट इज रिड्यूसिंग एजेंट, मैं आपको बताऊंगा। तो इस केस में तो ये आपको दिख रहा है, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब जो ऑक्सीडाइज करेगा, एंड वैसा केमिकल स्पेसीज और वैसा सब्सटेंस दैट बेसिकली शो रिडक्शन, जो खुद रिड्यूस होगा, दैट विल एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेयर एज रिड्यूसिंग एजेंट और रिडक्टेंट, तो दैट केमिकल स्पेसीज और दैट केमिकल सब्सटेंस विच विल बेसिकली शो ऑक्सीडेशन, जो खुद ऑक्सीडाइज होगा तभी अगले को रिड्यूस करेगा, दैट आर ऑल विच एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। क्लियर। होप समझ में आई होगी बात। नाउ अब हम लोग कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है, इस चैप्टर में हम लोग एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के रिमूवल, इन सब से नहीं पढ़ते हम लोग, या एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेट्रा, इन सब से नहीं पढ़ते हम लोग। उसके लिए एक फैक्टर इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, उस फैक्टर के चेंज से हम लोग पढ़ेंगे। आई बात समझ में। एंड दैट फैक्टर इज बेसिकली नथिंग, इट इज सिंपली ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज सिंपल द अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज, कोई भी हमारा केमिकल स्पेसिस पे फ्री स्टेट में जितना चार्ज हमारा, फ्री स्टेट मतलब वो कंबाइनिंग स्टेट, किसी के साथ बॉन्ड बनाने के स्टेट में उस पर जितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज आएगा, दैट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज ऑलवेज इट्स व्हाट, ऑक्सीडेशन स्टेट। उसी को हम लोग बेसिकली क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट बोलेंगे। क्लियर। आई बात समझ में। वेयर एज ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो हम लोग हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर एटम और पर आयन, मतलब हर एक के लिए कैलकुलेट करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अभी एग्जाम्पल के तौर पर बताऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसी टाइम मैं बताऊंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। हमेशा ध्यान रखना, ऑक्सीडेशन स्टेट इज नथिंग, इट इज सिंपली द अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज दैट इज प्रेजेंट। आइदर पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, क्योंकि चार्ज दो टाइप का है आपका। फ्री स्टेट में जितना चार्ज अवेलेबल है किसी भी केमिकल स्पेसिस पे, दैट इज बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हम लोग हमेशा कैसे कैलकुलेट करते हैं, पर एटम, हर एक एटम के लिए कैलकुलेट करते हैं। वेयर एज द नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज व्हाट, इट इज ऑल्सो द सेम थिंग, इट इज द अमाउंट ऑफ फ्री चार्ज, बट हमेशा ध्यान रखना है कि हम लोग पर एटम कैलकुलेट नहीं करते, कंबाइंड स्टेट में कैलकुलेट करते हैं। अब एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा यहाँ पे, ठीक है। इट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड इन कंबाइंड स्टेट, राइट। नाउ तो समझ में आया बात। उसके बाद तो हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में पढ़ेंगे कि कौन सा चीज़ हमारा ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन सा चीज़ रिड्यूस हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन इज नथिंग, इट इज सिंपली, तो ऑक्सीडेशन में हम लोग एक चीज़ को और ऐड कर सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हमारा कुछ नहीं होता है, इट इज सिंपली इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन OS, OS फॉर ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर ऑक्सीडेशन स्टेट किसी भी केमिकल स्पेसिस का इंक्रीज कर रहे हैं, दैट मीन्स वो क्या शो कर रहा है बेसिकली, तो इट इज शोइंग ऑक्सीडेशन। वेयर एज रिडक्शन विल बी व्हाट, तो रिडक्शन विल बी व्हाट, ये जब आपका इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ तो ये क्या होगा आपका, तो दिस इज बेसिकली डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट।
तो कहीं पे अगर आपका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज कर रहा है दैट मीन्स क्या हो रहा है, आपका रिडक्शन हो रहा है। क्लियर। तो हम लोग सबसे ज़्यादा इसी के फैक्टर में पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में। तो ऑक्सीडेशन स्टेट के टर्म्स में कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस हो रहा है वो तो हम लोग पता कर सकते हैं। इंक्रीज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट दैट मीन्स ऑक्सीडाइज, अगर डिक्रीज हो गया दैट मीन्स ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका मतलब रिड्यूस हो गया। लेकिन उससे पहले हम लोग को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आना चाहिए, तो कुछ हमारा रूल्स होता है ऑक्सीडेशन स्टेट को निकालने का, तो उसको आपको मेमोराइज ध्यान में रखने की जरूरत है। कोई भी एलिमेंट्री फॉर्म में मतलब खुद एलिमेंट के फॉर्म में कोई भी केमिकल स्पीशीज प्रेजेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना कंसीडर करते हैं हम लोग, जीरो। ऑलवेज कितना कंसीडर करते हैं, जीरो। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम अकेला प्रेजेंट है एलिमेंट्री फॉर्म में, ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी जीरो। अगर हमारे पास प्रेजेंट है पोटेशियम, ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, राइट। अगर हमारे पास मान लीजिए प्रेजेंट है H2, ये भी एलिमेंट्री फॉर्म ही हुआ, डाइएटॉमिक है, एलिमेंट का ही टाइप है, तो इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। O2 ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, समझ में आई बात। P4 ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो। S8 ऑक्सीडेशन स्टेट जीरो, क्योंकि सारा का सारा एलिमेंट्री फॉर्म है। तो एलिमेंट्री फॉर्म में कोई भी केमिकल स्पीशीज मिलेगा तो उसका हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना कंसीडर करेंगे, जीरो। दैट विल ऑलवेज बी कंसीडर्ड एज जीरो, राइट। वेयर एज कोई भी हमारा कंपाउंड होगा तो कंपाउंड में इंडिविजुअली सारे एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट का जो सम होगा वो चार्ज ऑन कंपाउंड होगा, उस कंपाउंड पे कितना चार्ज है। जैसे अगर बात करें हम लोग, मान लीजिए कि हमारे पास है K2SO4, ये कंपाउंड है, इस ओवरऑल कंपाउंड पे कितना चार्ज है, अभी कोई चार्ज नहीं, दैट मीन्स जीरो चार्ज। तो इस केस में सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, पोटेशियम का, सल्फर का, ऑक्सीजन का, तो इन सारे के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम चार्ज ऑन कंपाउंड के बराबर में आना चाहिए, जो कि कितना है, जीरो। क्लियर। जबकि अगर इस केस में बात करें NH4+, दैट मीन्स इस केस में हमारा इस कंपाउंड पे कितना चार्ज है, +1 चार्ज है। दैट मीन्स इस केस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट का हम लोग सम करेंगे तो कितने के इक्वल में आना चाहिए, +1 के इक्वल में। क्लियर, आई बात समझ में। तो किसी भी कंपाउंड में हमारा इंडिविजुअली सारे एटम के और आयन जो भी हमारे सारे एटम्स के ऑक्सीडेशन स्टेट का सम दैट इज इक्वल टू द चार्ज ऑन कंपाउंड, उस कंपाउंड पे कितना चार्ज है। क्लियर। इन केस ऑफ आयन, चाहे कटायन हो या अनायन, उससे फर्क नहीं पड़ता है। आयन के केस में हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, तो चार्ज ऑन आयन। जैसे अगर कोई आयन है, सपोज कीजिए कि दैट इज Na+, इट इज आयन और पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स कटायन, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, +1। चार्ज ऑन आयन कितना है, +1, दैट इज दिस मच। अगर हमारे पास मान कीजिए कि Cl- है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना पड़ेगा, इट इज ऑल्सो एन आयन, और ये अनायन है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -1, क्योंकि -1 चार्ज है। क्लियर, आई बात समझ में। इन केस ऑफ आयन ऑक्सीडेशन स्टेट विल ऑलवेज बी इक्वल टू द चार्ज ऑन आयन। वेयरएज ग्रुप 1 का कोई एलिमेंट है, जैसे हमारा हाइड्रोजन को छोड़ करके बात करते हैं, लिथियम हो गया, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज कितना फिक्स्ड होगा, +1। अगर कोई ग्रुप 2 का एलिमेंट है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा कितना फिक्स्ड होगा, +2। अगर फ्लोरीन कहीं पे भी आ जाता है, कहीं पे भी फ्लोरीन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ऑलवेज -1 होगा, हमेशा, कभी इसका ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं कर सकता है, इट इज ऑलवेज -1, इट विल नेवर चेंज। वेयरएज अगर कहीं पे हमारा ऑक्सीजन होगा तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2 हम लोग जनरली कंसीडर करते हैं, लेकिन कुछ केसेस को छोड़ करके, जैसे OF2, यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव हो गया। क्यों पॉजिटिव हो गया, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि ऑक्सीजन और फ्लोरीन में कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन। तो सिंस फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन कौन पुल करेगा, फ्लोरीन अपनी तरफ पुल करेगा। तो अगर फ्लोरीन अपनी तरफ बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन पुल किया, दैट मीन्स फ्लोरीन के पास निगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो रहा है, तो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 हम लोग कंसीडर करेंगे। तो -1 फ्लोरीन का, तो 2 फ्लोरीन का कितना हो गया, -2। और तो अगर फ्लोरीन की कंसीडर करें तो ऑक्सीजन का मान लीजिए X, फ्लोरीन का होता है कितना है, -1, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो निगेटिव होना ही चाहिए ऑक्सीडेशन स्टेट। -1 × 2 कितना हो गया हमारा, -2। ये ओवरऑल कंपाउंड पे कितना चार्ज, 0 चार्ज, दैट मीन 0। तो अगर हम लोग X दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन कैलकुलेट की तो कितना आ गया, +2, दैट मीन देखिए +2। तो जब कभी भी ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ हमारा कंपाउंड बनाए हुए रहेगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट पॉजिटिव आ जाता है। क्यों, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, फ्लोरीन हमारा ऑक्सीजन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बाउंड्री पे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल कर लेगा, इस वजह से फ्लोरीन का निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीजन का पॉजिटिव। इस केस में O2F2 डाई ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड, इसमें फ्लोरीन फिर से फ्लोरीन के साथ अटैच है तो इसका हमारा निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो ऑक्सीजन का अपने आप पॉजिटिव, दैट इज +1, राइट। कहीं पे भी पेरोक्साइड्स होगा तो पेरोक्साइड के केस में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट इज ऑलवेज -1। पेरोक्साइड लिंकेज इज सिंपली ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड लिंकेज, राइट। तो पेरोक्साइड कहीं पे भी होगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1। अगर कहीं पे ऑक्सीजन सुपर ऑक्साइड का फॉर्मेशन कर रहा होगा तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज -1/2, राइट। वेयरएज अगर हाइड्रोजन है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोग +1
हमेशा कंसीडर करते हैं एक्सेप्ट किस चीज़ में, मेटल हाइड्राइड, जबकि मेटल के साथ अगर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, जैसे सपोज कीजिए NH इट इज मेटल इन हाइड्रोजन, दैट इज मेटल हाइड्राइड, तो इस केस में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, तो मेटल हाइड्राइड के केस में इसका -1, तो यहाँ पे इसका +1, सोडियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है तो +1 होना भी चाहिए था, राइट। आई बात समझ में। हाँ, और अगर कहीं पे आपका लिगेंड्स प्रेजेंट है, लिगेंड मतलब क्या हो गया आपका, लिगेंड इज बेसिकली आप पढ़े होंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, लिगेंड्स आर दोज केमिकल स्पेसीज और दोज केमिकल कंपाउंड्स और आयंस और एनीथिंग विच हैव टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर, जिसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने का टेंडेंसी होगा, दैट आर और लिगेंड। तो लिगेंड के केस में हम लोग उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या लेंगे, चार्ज ऑन लिगेंड। जैसे फॉर एग्जांपल आप पढ़े होंगे जैसे CN-, साइनाइड इज अ लिगेंड, तो इसका सिंपली हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट -1, CO कार्बोनिल, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0, नो चार्ज। जैसे H2O एक्वा, इसको हम एक्वा बोलते हैं लिगेंड के फॉर्म में वाटर को, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। जैसे NH3 0, C2O4 -2 ऑक्सिलेट आयन एक्ट एज लिगेंड, सॉरी इट विल बी -2, राइट। तो इस केस में लिगेंड के केस में क्या होगा हमारा, तो लिगेंड के केस में ऑलवेज ऑक्सीडेशन स्टेट इज द चार्ज ऑन लिगेंड, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन लिगेंड, क्लियर। तो इन सब की हेल्प से हम लोग चाहें तो आसानी से इन सब केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे का जो भी कॉन्सेप्ट है इसी पे हमारा डिपेंड करेगा, ये नहीं आएगा तो नहीं होगा। नाउ इधर में H2SO3, राइट, तो हम लोग यहाँ पे जिस किसी का भी ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना होता है तो उसको हम लोग x मान लेते हैं, बाकी आगे सॉल्व कर लेते हैं, राइट। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जनरली हम लोग कितना कंसिडर करते हैं, +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, दिस इज नॉट अ मेटल हाइड्राइड, इसका +1 कंसिडर करेंगे, +1 और कितना हाइड्रोजन है 2, दैट मीन्स ये हो गया +2, राइट। सल्फर का हम लोग कितना मान चुके हैं, तो x, ऑक्सीजन का कितना हमेशा होता है, तो ऑक्सीजन का ऑलवेज होता है -2, इन सब केस में कुछ नहीं है, तो -2 × 3 इट इज -6, राइट। इट इज इक्वल टू ओवरऑल चार्ज ऑन द कंपाउंड दैट इज 0, x का वैल्यू यहाँ से निकल जाएगा, क्लियर। +2 -6 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, दैट इज इक्वल टू बेसिकली -4, उधर जाएगा तो +4, राइट। अब देखो, अब यहाँ से आप डिफरेंस पता कर सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर में। ऑक्सीडेशन स्टेट इधर चार्ज ऑन, मतलब चार्ज पर एटम की, एक एटम पे कितना चार्ज है। जैसे इस केस में देखें तो हाइड्रोजन का हम लोग का होता है +1, सिंस 2 हाइड्रोजन था तो उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तब ये हमारा वैल्यू कितना आया, +2 आया, राइट। तो अगर हम लोग पर एटम एक हाइड्रोजन के लिए हम लोग कंसीडर करें तो कितना हमारा वैल्यू आया, +1, तो +1 इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन, राइट, क्योंकि ऑक्सीडेशन स्टेट इज कैलकुलेटेड पर एटम। वेराज अगर +2 की बात करें इस कंपाउंड में तो +2 इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द हाइड्रोजन, क्यों, क्योंकि ये हमारा कंबाइंड फॉर्म में H2 का हम लोग साथ में लेकर के बोल रहे हैं, राइट। होप आपको समझ में आई होगी बात, तो इस टाइप से हम लोग इसको डिटरमाइन कर लेंगे, ठीक है, आसान है ये सब, राइट। देन उसके बाद है K2CrO4, देन पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट, तो ग्रुप 1 के एलिमेंट का +1, तो +1 × 2 दैट इज +2, क्रोमियम का x मान लेंगे, ऑक्सीजन का होता है -2, -2 × 4 इट इज -8, इट इज इक्वल टू 0, x का वैल्यू इधर से आ जाएगा क्योंकि चार्ज हमारा 0 है, राइट। इट इज H2PO4-, तो यहाँ पे H2, तो एक हाइड्रोजन का +1, 2 का +2, हम लोग फॉस्फोरस का मान लेंगे x, ऑक्सीजन का कितना होता है -2, -2 × 4 दैट इज बेसिकली -8, और इस पे चार्ज कितना है तो -1, दैट इज इक्वल टू -1, और इस केस में हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। KO2, ये हमारा पोटेशियम कौन से का आ गया, तो पोटेशियम इसका O2 का मालूम नहीं हम लोग को, तो x मान लेंगे। पोटेशियम हमारा ग्रुप 1 का एलिमेंट, तो 1, तो 1 + x इट इज इक्वल टू हाउ मच, 0, तो 0 दैट मीन्स x इज इक्वल टू हाउ मच, -1। x किसका ऑक्सीडेशन स्टेट आया है, O2 का आया है, या फिर इसको 2x मान लीजिए, एक ऑक्सीजन का हमारा x, तो 2 ऑक्सीजन का 2x, तो 2x इज इक्वल टू -1, सॉरी, देन x इज इक्वल टू -1/2, राइट। तो x इज इक्वल टू -1/2, x इक्वल टू -1/2, दैट मीन्स इट इज द सुपर ऑक्साइड, पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, राइट। इस केस में CaOCl2 कई बार पूछा जाता है, तो इस केस में पूछेगा कि यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट बताइए, तो क्लोरीन यहाँ पे 2 टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ये CaOCl2 कुछ इस टाइप का होता है, Ca दैट इज OCl और एक Cl बाहर में, राइट, इस टाइप का ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर। आपको पता होगा कि कैल्शियम ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, +2, तो कैल्शियम का ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया +2, राइट। तो इन यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन पूरे का मिलाकर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया, -2। एनी कन्फ्यूजन, नो सर, कोई कन्फ्यूजन, नो सर। तो यहाँ से यहाँ तक का मिला करके -2। अब ये क्लोरीन है तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना, -1, तो इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आ गया, तो एक क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट, एक क्लोरीन का तो आ गया -1, राइट। इसको Cl नंबर 1 बोल देते हैं, इसको Cl नंबर कितना बोल देते हैं, 2, राइट। तो Cl1 का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो ये इसका +2, तो यहाँ से यहाँ तक का पूरे का लेकर के
हमारा -2, क्योंकि +2 -2 तभी तो ओवरऑल पे 0 चार्ज है, राइट। तो +2, तो इस यहाँ से यहाँ तक का -2, इसमें से इस Cl का तो -1 हो गया, तो यहाँ से यहाँ तक का -2, इसका -1, तो OCl जो बच गया दैट इज OCl, इस पे हमारा किसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना के इक्वल होना चाहिए, -1 के इक्वल में, जिसमें एक ऑक्सीजन है और क्लोरीन। अब ऑक्सीजन क्लोरीन में विच वन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब इसका निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी तरफ पुल करेगा ना, तो इसका निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इसका -2, तो इसका मान लीजिए x इट इज इक्वल टू -1, देन x का वैल्यू कितना आ गया, -2 उधर जाएगा तो पॉजिटिव, दैट मीन्स +1। तो जो क्लोरीन नंबर 2 है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा आ गया, +1, कैसा आ गया, +1। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि CaOCl2 में हमारा क्या होता है, दोनों क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट अलग अलग। एक क्लोरीन का हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा दैट विल बी +1, और दूसरे क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कैसा होगा, -1। क्यों होगा आपको समझ में आई होगी बात, क्लियर, राइट, क्योंकि ये इस टाइप से होता है। नाउ NOClO4, अब जिस केस में आपको दे दिया जाए कि एक ही कंपाउंड है और उस केस में दो एलिमेंट्स का या दो अलग अलग डिफरेंट एलिमेंट्स का आपको ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे, तो उस कंपाउंड को पहले हम लोग दो पार्ट में ब्रेक करते हैं और कुछ यूं करते हैं कि दोनों जिस चीज़ का कैलकुलेट करना है वो सेपरेट हो जाए। जैसे इस केस में नाइट्रोजन कैलकुलेट करना है, ClO4 क्लोरीन का कैलकुलेट करना है, तो क्लोरीन के हेल्प से एक आधा अलग कर दीजिए और नाइट्रोजन के हेल्प से एक अलग कर दीजिए, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं NO अलग और ClO4 अलग। दिस इज परक्लोरेटायन, इस पे चार्ज होता है कितना, -1, तो इस पे जैसे ही चार्ज -1 तो इस पे कितना, +1, तभी तो +1 -1 न्यूट्रल, ओवरऑल पे कोई चार्ज नहीं, राइट। अब इस केस में कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों का अलग अलग। इसका मान लीजिए कितना x, ऑक्सीजन का होता है -2, तो -2 × 4 दैट इज -8, इट इज इक्वल टू -1। यहाँ से क्लोरीन का आ गया, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का मानना है, तो x ऑक्सीजन का कितना, -2, इट इज इक्वल टू +1, नाइट्रोजन का आ गया, क्लियर। तो जब कभी भी ऐसा हो तो हम लोग क्या करते हैं, उसको ब्रेक कर देते हैं, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इस केस में भी सिंपल वही है, NH4HSO4, तो आप जानते होंगे कि SO4 -2 दैट इज सल्फेट, HSO4 तो चार्ज कितना, -1 पर सल्फेट, सॉरी पर सल्फेट नहीं, हाइड्रोजन सल्फेट और बाइसल्फेट तो -1, तो इतना से लेकर के इतना पे चार्ज कितना, -1, तो NH4 जो बच गया इस पे चार्ज कितना, +1, तो यहाँ x मान लेंगे इज इक्वल टू +1, इसका यहाँ पे सल्फर का x मान लेंगे इक्वल टू -1 कर देंगे, आ जाएगा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो इस केस में ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे देखते हैं पोटेशियम है, 4 पोटेशियम ग्रुप 1 का एलिमेंट है, तो ग्रुप 1 का एलिमेंट +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, 4 पोटेशियम है, तो +1 × 4 कितना हो गया, +4, राइट। तो इस पूरे ओवरऑल पे कितना चार्ज, -4, राइट। अब इसका हम लोग x मान लेंगे, साइनाइड पे चार्ज होता है -1, लिगेंड आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जाकर के देख सकते हो, तो -1 × 6 इज -6, इट इज इक्वल टू -4, देन x का वैल्यू कितना आ गया, +2, तो यहाँ पे आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2। आप नोमेनक्लेचर जब पढ़े होगे वहाँ पे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, तो ऐसा कैलकुलेट करना सीखे होगे। होप आपको ये सब सारी बातें समझ में आई होंगी, ओके। ये कुछ स्पेशल केसेस में हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसको थोड़ा बहुत ध्यान में रखना है। जैसे ऑक्सीजन के केस में देखते हैं कि ऑक्सीजन के केस में डिफरेंट फॉर्म्स में उसका ऑक्सीडेशन स्टेट, जैसे हमारा H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, तो परऑक्साइड आ गया, तो यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है ऑक्सीजन के बीच में, और परऑक्साइड में मैं बता चुका था आपको कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो -1, तो इधर में इस दोनों का -1, तो -1, तो इस -1 की वजह से इसका +1, तो +1 ओवरऑल क्या होगा, न्यूट्रल। जैसे सिमिलरली Na2O2, तो Na2O2 में फिर से हमारे देख सकते हैं, तो सोडियम परऑक्साइड, तो यहाँ पे परऑक्साइड लिंकेज है, तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो सोडियम का +1। यहाँ पे स्ट्रॉन्शियम हमारा परऑक्साइड, तो यहाँ पे फिर से हमारा परऑक्साइड, तो ऑक्सीजन के बीच में लिंकेज, तो ऑक्सीजन का -1, तो इस -1 की वजह से +1, इस -1 की वजह से +1, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। H2SO5 ऑल्सो कॉल्ड एज परऑक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड और कार्बोज एसिड, आया हुआ समझ में। यहाँ पे भी हमारा परऑक्सी नाम में ही आ गया, मतलब परऑक्सी लिंकेज है। यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, तो इस -1 का तो हाइड्रोजन का +1। यहाँ पे तो परऑक्सी लिंकेज नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन है हमारा, तो नॉर्मल ऑक्सीजन, तो यहाँ पे -2, तो इसका +1। अब यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे नॉर्मल ऑक्सीजन, तो फिर -2, यहाँ पे -2। अगर सल्फर का देखें हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट, तो -2 इसकी वजह से, तो इसकी वजह से +2, क्योंकि ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट इसका, तो इसकी वजह से +2 सल्फर का, इस ऑक्सीजन की वजह से +2 और तो +4, इस ऑक्सीजन की वजह से -2 नहीं होगा, क्योंकि इस ऑक्सीजन में -2 में से +1 तो इधर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो +1 इधर होगा, तो -2 -4 और इधर से +1 तो +5, और इसकी वजह से -1 से इधर में +1 तो +6, क्योंकि इस -1 की वजह से तो इधर में +1 है, ठीक है, तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट।
जैसे H2S2O8 दैट इज पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, SO4 होता है ना, H2SO4, SO4 और उसका उल्टा H2O8, इसलिए पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का दोगुना। फिर से नाम में ही पेरोक्सी लिंकेज है, ऑल्सो नोन एज मार्शल्स एसिड। तो सल्फर सल्फर के बीच में हमारा पेरोक्सी लिंकेज हो गया। पेरोक्सी लिंकेज मतलब -1 ऑक्सीडेशन स्टेट, ये नॉर्मल है तो -2 -2 इधर -2 -2 राइट। अब हम लोग सल्फर का काउंट करेंगे तो क्या होगा, तो इधर से वैसे -2, इधर से -2 -4, इधर में -1 इस तरफ जाएगा, -1 इस तरफ, तो -5, इधर में -1 इस तरफ, -6, मतलब -6 इस तरफ हमारा सारा इससे खींच रहा है सल्फर है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +6। सिमिलरली -2 -4 -5 एंड -6, इधर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर। उसके बाद CrO5 बटरफ्लाई स्ट्रक्चर होता है, तो क्रोमियम पेरोक्सी लिंकेज ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में, ये ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट है तो इसका -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, +2 नहीं, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है क्रोमियम से, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो इस -2 की वजह से +2, इसकी वजह से +1 +1 +1 +1, टोटल +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। H4P2O8 ऑल्सो नोन एज पेरोक्सी डाइफॉस्फोरिक एसिड, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड होता है हमारा H3PO4, H3PO4 एंड P2O8 मतलब डाई हो गया, और यहाँ पे पेरोक्सी लिंकेज, तो फिर से पेरोक्सी लिंकेज, यहाँ ऑक्सीजन का -2 यहाँ, तो -2 का एक पार्ट तो इधर में चला गया, +1 इस हाइड्रोजन की तरफ में, तो +1 इधर आएगा, तो यहाँ पे +1, इसकी वजह से भी +1, इसकी वजह से +1, तो +3 और इसकी वजह से +2 +5 राइट। तो इधर में +5 बोथ का ऑक्सीडेशन स्टेट। कई केस में हमारा क्या होता है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट भी आता है, जैसे हमारा हो गया C3O2 ऑल्सो नोन एज कार्बन सब ऑक्साइड। इस केस में अगर कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो 3x -4 = 0, तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगा +4/3। लेकिन ये देखिए फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट इसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 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 हमारा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इधर में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो -2, इधर में +2। अब ये इधर में इस कार्बन की बात करें तो ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है और ये इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो कार्बन कार्बन से जुड़ा हुआ है मतलब कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं, कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर का इधर से उधर मूवमेंट नहीं, मतलब कोई चार्ज नहीं, जिसकी वजह से 0। तो ओवरऑल कार्बन पे चार्ज कैलकुलेट करें तो +2 0 और +2 दैट इज +4, और कितना कार्बन पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3, तो +4/3, वही तो फ्रैक्शनल आया था ना हमारा राइट। B3O8 मतलब ट्राइब्रोमो ऑक्टाऑक्साइड, 3 ब्रोमीन है 8 हमारा ऑक्सीजन है, इस टाइप से। इस केस में देखेंगे हम लोग तो फिर से वही ब्रोमीन के बीच में सिंगल बॉन्ड, फिर से सिंगल बॉन्ड, इस टाइप से राइट। यहाँ पे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड राइट। अब ब्रोमीन पे कैलकुलेट करो तो इधर में ऑक्सीजन इंडिपेंडेंट -2 तो -6, तो यहाँ पे इसकी वजह से +6 राइट। अब आप बोलोगे सर इधर वाले बॉन्ड की वजह से इस पर कोई चार्ज क्यों नहीं लिए, इसलिए नहीं लिए क्योंकि ब्रोमीन के बीच में बॉन्ड बन रहा है। जब सेम एलिमेंट के बीच में बॉन्ड बन रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कोई डिफरेंस नहीं होगा, तो हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर थोड़ा सा भी नहीं होगा। आई बात समझ में, इसकी वजह से इधर वाले ब्रोमीन की वजह से कोई चार्ज नहीं राइट। इस ब्रोमीन पे भी सेम -2 -6, इसका हो गया +6, इस ब्रोमीन की वजह से कोई चार्ज नहीं, और इस ब्रोमीन की वजह से तो इन दोनों की वजह से कोई चार्ज नहीं होगा, ऊपर में -2 दैट इज +4 राइट। जैसे Fe3O4 है, इस केस में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट ब्रोमीन का निकालते थे तो आता +16/3, आप कैलकुलेट देख लो कि +6 +4 10 और +6 16, और कितना ब्रोमीन पे डिस्ट्रीब्यूट है 3, तो 16/3 आ गया राइट। Fe3O4 तो फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का मतलब गलत नहीं है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट कहने का ये मतलब हुआ कि उस सारे पे हमारा डिस्ट्रीब्यूट करके तब वो डिटरमाइन किया जा रहा है, दैट इज Fe3O4। इस केस में अगर कैलकुलेट करोगे तो आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा आपका +8/3, जबकि ये हमारा दो ऑक्साइड की हेल्प से मिलकर के बना हुआ है, FeO फेरस ऑक्साइड एंड Fe2O3 दैट इज फेरिक ऑक्साइड। क्लियर। यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, इसका -2, तो आयरन का कितना +2 राइट। इधर में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, तो -2, तो आयरन का अगर निकालना चाहेंगे तो 2x -2 × 3 -6 = 0, तो x -3 = 0, तो x = कितना आ गया 3, तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, 2 आयरन है तो +3 × 2 कितना हो गया +6 और +2 +8, और कितना आयरन तो 3, 2 इधर है किधर, तो +8/3। सिमिलरली Pb3O4 में ये हमारा 2 सॉल्ट से बना हुआ है, लेड ऑक्साइड, प्लम्बस ऑक्साइड और प्लम्बिक ऑक्साइड से राइट। इस केस में देखें हम लोग तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +8/3, यहाँ पे ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो लेड का +2 ठीक है, और इधर में -2 तो -2 × 2 -4, तो इसका +4, तो +4, और यहाँ पे 2 ऐसा है तो मतलब +2 × 2 +4, तो +4 8, और कितना लेड है 3, तो डिस्ट्रीब्यूटेड है। आई बात समझ में। तो ये सब स्पेशल केसेस हैं, तो आपको थोड़ा बहुत इन सब के बारे में ध्यान रखना है कि डायरेक्टली इनसे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं राइट। चलिए देखिए नेक्स्ट है
हम लोग थोड़ा सा ये कई बार क्वेश्चंस में पूछे जाता है, इसलिए थोड़ा सा आप इसको भी ध्यान में रखोगे। इक्विवेलेंट वेट और ग्राम इक्विवेलेंट हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का कैलकुलेट करेंगे। इक्विवेलेंट वेट के बारे में आपको नॉर्मेलिटी में बता चुका हूँ मैं कि इक्विवेलेंट वेट होता है मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एन फैक्टर, आप जानते ही होंगे, ठीक है। और मैं एन फैक्टर आपको बता चुका हूँ ऑक्सीडाइजिंग या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के केस में कि एन फैक्टर क्या होगा। तो एन फैक्टर विल ऑलवेज विल द चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। जो भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है उसके एक मोल के लिए कितना हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का चेंज हो रहा है, दैट विल बी ऑलवेज द एन फैक्टर। वही हमेशा क्या होगा, हमारा एन फैक्टर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल Na प्लस इलेक्ट्रॉन गिव्स Na न्यूट्रल सोडियम। यहाँ पे सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 में या सोडियम एलिमेंट्री फॉर्म में तो 0 में। अगर यहाँ पे हमारा सोडियम क्या हो रहा है, Na+ क्या हुआ +1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में चला गया, मतलब इसका रिडक्शन हुआ। तो इस स्पेसिस का रिडक्शन हुआ, मतलब ये कौन सा स्पेसिस हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके 1 मोल के लिए चेक करेंगे, इसके 1 मोल के लिए एक सोडियम ये है, ठीक है। तो 1 मोल के लिए एन फैक्टर में कितना, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट में कितना चेंज, तो +1 से 0 मतलब 1 का डिक्रीज, एन फैक्टर विल बी 1, राइट। जैसे MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में ये हमारा परमैंगनेट आयन कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में, Mn2+ में। हमेशा ध्यान में रखते हैं, आप इसको डी ब्लॉक में भी ये सब पढ़े हो गए, ये सब सारा ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है हमारा परमैंगनेट आयन। अब यहाँ पे मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करेंगे तो +7, यहाँ पे मैग्नीज का तो कितना हो गया, तो +2 हो गया, राइट। अब यहाँ पे देखिए ये +7 से +2 में चला गया, मतलब इसका रिडक्शन हो गया। रिडक्शन मतलब कौन सा एजेंट की तरफ वर्क कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब इसके 1 मोल के लिए चेक करेंगे तो 1 मोल में के लिए हमारा कितना चेंज हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट का, एक मैग्नीज, ठीक है। तो +7 से +2 मतलब 5 का चेंज, एन फैक्टर विल बी 5, राइट। आई बात समझ में। तो एन फैक्टर हमेशा होता है चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। और इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बोलेगा तो उसका मॉलिक्यूलर वेट लेंगे। जैसे इसका इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए बोलेगा तो मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दिस डिवाइडेड बाय एन फैक्टर इट इज इक्वल टू 5। इसका आपको बोलेगा कि व्हाट इज द इक्विवेलेंट वेट ऑफ Na+, तो मॉलिक्यूलर वेट दैट इज 23 डिवाइडेड बाय एन फैक्टर दैट इज 1, राइट। समझ में आया आपको, ओके। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। मैं आपको पिछले लेक्चर में बताया भी था, पहले बताया था कि हमारा जो कोई भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है उसमें सारे स्पेसिस का ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या होता है, इक्वल होता है ना। रिएक्टेंट का, प्रोडक्ट का, सारे का ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होता है। और ग्राम इक्विवेलेंट ऑलवेज हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो नंबर ऑफ मोल इनटू व्हाट, एन फैक्टर। एन फैक्टर क्या होगा, तो यही चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट पर मोल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का हमारा ये दिया हुआ है कि वो किस चीज़ में चेंज करता है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये याद रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड डायरेक्टली क्वेश्चंस कई बार आते हैं। मैं क्वेश्चंस 1-2 करवाऊंगा, आपको बताऊंगा अभी। जैसे MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम में, MnO4 माइनस एसिडिक मीडियम जहाँ भी दिखेगा तो ये एसिडिक मीडियम में अपने आप किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Mn2+ में। अगर हमारा MnO4 माइनस ये अगर बेसिक मीडियम में कहीं पे है तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा Mn2O4 2 माइनस में। MnO4 माइनस अगर न्यूट्रल मीडियम में है तो ये अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा MnO2 में, ठीक। एसिडिक मीडियम में Mn2+, बेसिक मीडियम में Mn2O4 2 माइनस और MnO4 माइनस अगर हमारा न्यूट्रल मीडियम में है तो MnO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। डाइक्रोमेट आयन Cr2O7 माइनस 27, Cr2O7 2 माइनस आयन ये कन्वर्ट हो जाता है Cr3+ में एसिडिक मीडियम में। बेसिक न्यूट्रल मीडियम का इसका रिएक्शन नहीं है। और C2O4 ऑक्सीलेट आयन कन्वर्ट हो जाता है CO2 में इन न्यूट्रल मीडियम। और यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट से +4 मतलब ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो ये हमारा कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट है, राइट। तो इतना आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं अभी आपको बताऊंगा, राइट। उसके बाद है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको जानते ही होंगे, वैसा हमारा रिएक्शन जिसमें एक ही केमिकल स्पेसिस ऑक्सीडाइज भी होता है और क्या होता है, रिड्यूस भी होता है। जैसे इस केस में H2O2 की बात करें तो यहाँ पे हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +1, ये पेरोक्साइड है तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, -1। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था। नाउ यहाँ पे नॉर्मल ऑक्साइड है तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट -2 और ये ऑक्सीजन एलिमेंट्री फॉर्म है तो ऑक्सीडेशन स्टेट 0। तो -1 से ये गया -2 में, दैट मीन्स हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट घट गया कि बढ़ गया, तो डिक्रीज ऑक्सीडेशन स्टेट। तो दिस इज द केस ऑफ रिडक्शन। जबकि ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट से 0 में चला गया तो -1 से 0 मतलब बढ़ गया, दिस इज द केस ऑफ ऑक्सीडेशन। तो इफ सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइजेज एज वेल एज रिड्यूसेस, तो उस केस में हमारा जो भी वो जो रिएक्शन होता है दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। और सेकंड होता है, नेक्स्ट होता है कॉनप्रोपोर्शनेशन। कॉनप्रोपोर्शनेशन इज द रिवर्स ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन, कि दो या दो से ज़्यादा केमिकल स्पेसिस आपस में कंबाइन होकर के एक ही केमिकल स्पेसिस बनाए और वो ऑक्सीडाइज होकर भी बनाए, रिड्यूस होकर के, मतलब इसका रिवर्स कर देंगे तो वो क्या होगा, कॉनप्रोपोर्शनेशन। ध्यान में रखना है, अगर कोई डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है और उस केस में अगर आपको एन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो एन फैक्टर अगर आपको उस केस में कैलकुलेट करना पड़ेगा इन केस ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, इट इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ एन फैक्टर, दोनों केस में, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों के केस में, सम ऑफ एन फैक्टर्स,
सम ऑफ n फैक्टर, दोनों के n फैक्टर का हम लोग क्या कर देंगे, सम कर देंगे। आई बात समझ में। जैसे इस केस में अगर फाइंड करने की कोशिश की जाए कि हमारा कितना होगा, तो देखिए यहाँ पे n फैक्टर हम लोग H2O2 का फाइंड करने की कोशिश करें तो इट विल बी इक्वल टू, यहाँ पे H2O2 किसी में कन्वर्ट हो रहा है H2O और O2 में, तो यहाँ पे O2 है, राइट। तो O2 हम लोग यहाँ पे यही कन्वर्ट हो रहा है, तो इसी के एक मोल के लिए चेक करेंगे। अब इसके एक मोल के लिए चेक करेंगे तो यहाँ पे एक मोल के लिए ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1, यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट -2, 2 ऑक्सीजन है तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, -2, यहाँ पे 2 के लिए कितना हो जाएगा, -4, तो -2 से -4 कितना का चेंज, 2 का चेंज, तो ये हो गया 2 प्लस, समझ में आया। यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, एक का -1 तो 2 का कितना हो गया, -2, और यहाँ पे 2 का कितना हो गया, 0, तो -2 से 0, तो -2 से 0 मतलब कितना का चेंज, 2 का, तो 2 + 2, तो इसके इसमें फैक्टर डायरेक्टली कितना हो जाएगा H2O2 का 4, राइट, क्लियर। तो होप आपको ये सब सारी बातें समझ में आई होंगी। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी करंट में इनसे क्वेश्चंस पूछे आते हैं, अभी मैं इसको 2-4 क्वेश्चन करवाऊंगा तो आपको समझ में आएगा कैसे सॉल्व करते हैं। ये इतना एकदम याद ध्यान में हमेशा होना चाहिए, याद कर लीजिए इसको आप, राइट। जैसे देखिए ये प्रॉब्लम है, इस टाइप के प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं आजकल। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ MnO4- मतलब परमैंगनेट आयन का मोल निकालना है, दैट नीडेड टू रिएक्ट कम्प्लीटली विथ 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट आयन। फेरस मतलब ये हो गया कि यहाँ पे क्या चीज़ है, Fe2+, क्योंकि Fe3+ इज फेरिक और MnO4-, तो हम लोग सिर्फ आयन का फॉर्म लिखते हैं, तो MnO4-, राइट, ये किसके साथ हमारा रिएक्ट करेगा, Fe2+, और भी रिएक्टेंट्स होंगे उससे मतलब नहीं है। ये इन एसिडिक सॉल्यूशन, तो एसिडिक मीडियम में आपको बता चुके हैं कि MnO4- किस में कन्वर्ट हो जाता है, Mn2+ में, तो ये तो आपका लिख गया तुरंत। अब ये +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 मतलब खुद रिड्यूस हो रहा है, तो इसको क्या कर देगा, ऑक्सीडाइज, और Fe2+ ऑक्सीडाइज हो गया, कौन से स्टेट में चला जाएगा, Fe3+, बस हो गया, इसको हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग आसानी से तो ग्राम इक्विवेलेंट वाला एक्सप्रेशन लिख सकते हैं ना, तो लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ MnO4- आयन, इट इज इक्वल टू, आपको मैं बता चुका था, इट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Fe2+ आयन, राइट। ग्राम इक्विवेलेंट वो क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4- आयन इंटू n फैक्टर ऑफ दिस, इट विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2+ आयन इंटू n फैक्टर ऑफ दिस, राइट। अगर MnO4- का हम लोग n फैक्टर देखें तो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +7, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे +2, राइट, तो +7 से +2 मतलब कितना का चेंज हो गया, 5 का, और 1 मोल के लिए चेक करना है तो 1 मैग्नीज इधर भी 1 मैग्नीज इधर, मतलब 5 का चेंज, तो n फैक्टर विल बी 5, और यही नंबर ऑफ मोल निकालना है हम लोग को इसका, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4- इंटू, इसको लिख सकते हैं 5, राइट, नंबर ऑफ मोल ऑफ Fe2+, बोल दिया 1 मोल ऑफ फेरस ऑक्जेलेट, मतलब ये कितना हो गया 1 मोल, और इसके इसमें n फैक्टर निकालने की कोशिश करें तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट +2, यहाँ पे कितना +3, ऑक्सीडाइज हुआ, कितना हमारा चेंज हुआ, ऑक्सीडेशन स्टेट का 1, तो n फैक्टर विल बी 1, राइट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ MnO4- आ गया आपका, दैट इज इक्वल टू 1/5, इट इज आंसर। डायरेक्टली इस टाइप से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये एक्सप्रेशन आपको लिखना चाहिए। जैसे दूसरा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O7 आयन, तो Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम ही है ये क्वेश्चन भी, क्योंकि ये हमेशा एसिडिक मीडियम में ही काम करता है हमारा, इन एसिडिक मीडियम, राइट। नाउ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ Cr2O7 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ये नीडेड टू रिएक्ट विद 2 मोल्स ऑफ सल्फाइट, सल्फाइट इज बेसिकली SO3-2, SO4-2 इज सल्फेट, तो प्लस SO3-2, राइट। अब देखिए आपको मैं बता चुका हूँ इन एसिडिक मीडियम में ये कन्वर्ट हो जाता है Cr3+ में, ये खुद हमारा +6 से +3 में आ रहा है, रिड्यूस हो रहा है, तो ये पक्का ऑक्सीडाइज होगा, तो सल्फाइट में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और सल्फेट में +4, तो SO4-2 लिख देंगे, ठीक है, आई बात समझ में। ये रिड्यूस हुआ तो इसको पक्का ऑक्सीडाइज करवाना होगा, ये इसके वजह से ये प्रोडक्ट आपको मालूम है, तो इसकी वजह से आपको खुद से लिखना पड़ेगा ये चीज़, कुछ कॉमन जो चीज़ें उसी की आती है। नाउ अब हम लोग फिर से लिख सकते हैं ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 इट विल बी इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ SO3-2, राइट। ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ Cr2O7 को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ Cr2O7 इंटू n फैक्टर, n फैक्टर इस केस में देखें तो यहाँ पे +6 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट +3। अब देखिए इसके 1 मोल के लिए चेक करेंगे तो इसके 1 मोल के लिए यहाँ पे 1 क्रोमियम, यहाँ पे कितने क्रोमियम, तो 2 क्रोमियम, राइट। अब ना हमारा दोनों तरफ इक्वल हो गया, यहाँ पे +6 तो 2 के लिए +12, यहाँ पे 2 के लिए कितना, 1 के लिए +3 तो 2 के लिए +6, तो +12 से +6 मतलब कितने का चेंज है,
6 का चेंज, तो एन फैक्टर विल बी 6, राइट। इस केस में दोनों तरफ एक ही सल्फर ही है तो ठीक है। इस केस में सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +4, इस केस में कितना +6, मतलब एन फैक्टर कितना हो गया 2, और इट विल बी नंबर ऑफ मोल ऑफ SO3 2 माइनस नंबर ऑफ मोल ऑफ SO3 2 माइनस कितना दे दिया 2, और इंटू एन फैक्टर पे कितना आ गया 2, राइट। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ Cr2O7 -2 इट विल बी 4/6 और 2/3 मोल, आंसर, राइट, क्लियर। इस केस में एन फैक्टर आपको पता करना है, P4 + OH माइनस गिव्स PH3 + H2PO2 -1, राइट। एन फैक्टर पहले तो देख लीजिए, यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ पे फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट फॉस्फीन है, तो हमारा यहाँ पे कितना हो गया फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट -3, सॉरी फॉस्फोरस हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव बेसिकली कौन है, तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है आपका क्या चीज़, दोनों का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक्चुअल में इक्वल ही है। तो अब क्या कर दो, ऐसे तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन का हमारा कितना होता है हमेशा +1 एक्सेप्ट मेटल हाइड्राइड, तो ये तो मेटल हाइड्राइड नहीं है तो इसका +1 मान लेंगे, तो +1 × 3 कितना हो गया +3, तो फॉस्फोरस का यहाँ पे कितना आ गया -3, सॉरी हाइड्रोजन का +3 तो इसका -3, यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हाइड्रोजन का 1 तो 2 हो गया प्लस x -2 2 4 इट इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू 2 + 2 -4 दैट इज -2, उधर जाएगा तो +2 दैट इज इक्वल टू +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, राइट। आई बात समझ में, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, क्लियर, कोई कंफ्यूजन, नो सर। नाउ अब इस केस में देखिए हमारा एक बार 0 से किस में चला गया -3 में, मतलब रिडक्शन, अरे एक बार 0 से किस में चला गया +1 में, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, मतलब ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो गया। और इस केस में एन फैक्टर हम लोग सम करके निकालते हैं, अगर आपको एन फैक्टर सम करके नहीं निकालना है तो आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हो, जैसे अगर हम लोग इक्विवेलेंट लिखें या फिर क्या लिखें इक्विवेलेंट वेट, तो इक्विवेलेंट वेट ये हमेशा कितने के इक्वल होता है, तो इक्विवेलेंट वेट इज ऑलवेज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, एनी कंफ्यूजन, नो सर। अगर हम लोग इक्विवेलेंट वेट P4 का लिखें तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ P4 मतलब m/n फैक्टर ऑफ किसका P4। अब ये हमारा दो टाइप का रिएक्शन शो करा है, एक बार इधर वाला मतलब एक बार रिडक्शन वाला, एक बार ऑक्सीडेशन, तो दोनों के इक्विवेलेंट वेट के सम के बराबर में होगा। तो अगर इक्विवेलेंट वेट हम लोग लिखें P4 से PH3 का, तो इट विल बी द मास ऑफ P4 मोलिकुलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। इस केस के लिए एन फैक्टर चेक कीजिए, तो 0 से -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में गया तो एन फैक्टर 3 प्लस इस केस के लिए अब एक बार इसमें चला गया हमारा, तो इस केस में हम लोग देखेंगे तो 0 से, तो पहले तो क्या चाहिए मॉलिकुलर मास, तो मॉलिकुलर मास तो P4 कहीं लेना, तो m के इक्वल होगा डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर यहाँ से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट से किस में चला गया +1 में, दैट मीन्स एन फैक्टर 1। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हो गया कि डिस्प्रोपोर्शनेशन में इक्विवेलेंट वेट, जो नेट इक्विवेलेंट वेट होता है दैट इज द इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ ऑक्सीडेशन प्लस में इक्विवेलेंट वेट इन केस ऑफ रिडक्शन, दोनों के सम के बराबर में लिख सकते हैं। सिंस हमारा इसी का हम लोग निकाल रहे हैं तो हमारा मोलर मास तो सेम ही होगा ना P4 का, राइट। तो ये हमारा रिजल्टिंग कि ओवरऑल एन फैक्टर कितना हो गया। नाउ m से m क्या हो गया हमारा कैंसिल, दैट मीन्स 1 रियल एन फैक्टर, जो कि हम लोग को दोनों को कंबाइन करके एक्चुअल में निकालना है, डिस्प्रोपोर्शनेशन है, इट इज इक्वल टू 3 + 1/1। अगर इसको सॉल्व करें तो 1/n फैक्टर इट इज इक्वल टू 1 + 3 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज अगर इसको रिवर्स कर दें तो n फैक्टर विल बी इक्वल टू 3/4। n फैक्टर कितना आ गया 3/4। ऐसे भी निकाल सकते थे आप, नहीं तो ऐसे भी डायरेक्टली भी निकाल सकते थे। ओके, आई बात समझ में। तो इस टाइप से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो जब भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन हो तो ध्यान में रखना है कि जिसका भी हमारा ऑक्सीडाइज रिड्यूस दोनों हो रहा है उसका हम लोग लिखेंगे इक्विवेलेंट वेट, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट व्हेन इट इज ऑक्सीडाइज एज वेल एज द सम ऑफ इक्विवेलेंट वेट व्हेन इट इज रिड्यूस्ड। और उसका हम लोग जनरल वाला लिख लेंगे, तो इक्विवेलेंट वेट को लिख सकते हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, जो कि रियल एन फैक्टर होगा। इट विल बी एक बार मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय ऑक्सीडाइजिंग एन फैक्टर, एक बार मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय रिड्यूसिंग, दोनों के सम के बराबर में। तो वहाँ से mm कैंसिल हो जाएगा, तो आपको एन फैक्टर का कैलकुलेशन आ जाएगा। क्लियर। तो ये सब थोड़ा सा क्वेश्चन इस टाइप के हैं जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है, राइट। फिर लास्ट टॉपिक है हमारा बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो बैलेंस हम लोग कैसे करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन को। तो बैलेंस करने का बेसिकली हमारे पास दो मेथड है, एक है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड या ऑक्सीडेशन रिडक्शन मेथड भी बोलते हैं इसको, और सेकेंड वन इज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, राइट। हमारा आसान है, किसी से भी आप बैलेंस कर सकते हो।
पहले हम लोग देख लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, राइट। पहला काम है कि जो भी उसमें एटम्स प्रेजेंट है डिफरेंट एलिमेंट्स के, सारे का आप ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट कीजिए। सेकंड है कि उस एटम को आप पॉइंट आउट करो जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है, राइट। देन हम लोग जिस एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है उसको अलग लिख लेंगे और उसका नंबर को दोनों तरफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड के दोनों तरफ उसको इक्वल करेंगे। देन हम लोग उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे, किसका जिसका हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो रहा था कि उसका कितना से बढ़ रहा है, किसका कितना से घट रहा है, चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। उसके बाद क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों जो हो रहा था तो उसका चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट को भी इक्वल करेंगे। ऐसे मान लीजिए कि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा था 2 और घट रहा था 5, ठीक है, तो दोनों को इक्वल करेंगे, दोनों को 10 कर देंगे। जो जहाँ 2 से बढ़ रहा था उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 से बढ़ने लगेगा, और जहाँ पे 5 से घट रहा था वहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से घटने लगेगा। तो इंक्रीज और डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों को क्या करेंगे, नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग इक्वल करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, बाकी जो दूसरे एटम बच गए उसको बैलेंस करेंगे। उसके बाद ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम लोग वाटर का एडिशन करेंगे जिस भी साइड नेसेसरी होगा। और अगर हमारा चार्ज स्पेसिस है, चार्ज को बैलेंस करना है तो एसिडिक मीडियम में चार्ज को हम लोग H+ की हेल्प से बैलेंस करते हैं और बेसिक मीडियम में चार्ज को OH- की हेल्प से बैलेंस करते हैं। किस चीज़ के हेल्प से बैलेंस करते हैं, OH- की हेल्प से, राइट। समझ में आए, तो इस टाइप से और आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको अपने आप क्लियर हो जाएगा। इसमें भी कुछ नहीं है, सारे एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, उसके बाद फिर से चेक कर लीजिए किस किस एटम का हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज हो रहा है दोनों तरफ, राइट। उसके बाद क्या करो, दोनों अलग अलग कर दो। जैसे एक ऑक्सीडेशन वाला होगा एक रिडक्शन वाला, तो ऑक्सीडेशन वाले को अलग, रिडक्शन वाले को अलग, ऑक्सीडेशन वाले को अलग इक्वेशन, रिडक्शन वाले का अलग इक्वेशन। फिर उसमें भी हम लोग एटम का नंबर इक्वल करेंगे जो ऑक्सीडाइज हो रहा है और जो रिड्यूस हो रहा है। उसके बाद उसको क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन का नंबर भी इक्वल करेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों का इक्वेशन अलग अलग है तो उन दोनों में इलेक्ट्रॉन का नंबर को भी क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। इलेक्ट्रॉन का नंबर को इक्वल करने के बाद दोनों को हम लोग फिर से क्या कर देंगे, आपस में ऐड कर देंगे। ऐड कर देने के बाद बाकी फिर से वही है, दूसरे एटम को बैलेंस कर देंगे। ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए वाटर का एडिशन कर देंगे और H+ को हम लोग ऐड करेंगे एसिडिक मीडियम में चार्ज बैलेंस करने के लिए और बेसिक मीडियम में OH- को ऐड करेंगे चार्ज को बैलेंस करने के लिए। तो इस तरह से आपका बैलेंसिंग हो जाएगा। तो ये सब सारा आपका ब्रीफ जो भी था आपका वो रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में था। तो रेयरली कभी काल हमारा बैलेंसिंग से रिलेटेड पूछा जाता है कि क्वेश्चन दे देगा और तब आपसे पूछेगा कौन कौन सा यहाँ पे वेरिएबल है जिससे हम लोग बैलेंस कर सकते हैं। तो वो सब हमारे अभी जो इसके पहले हम लोग किए थे टाइप के क्वेश्चन, उस टाइप के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आते हैं। बाकी इस टाइप के भी, इससे भी बैलेंसिंग से भी एक आध क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप इसके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करोगे जो आपको असाइनमेंट में मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच।